आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर प्रभुदयाल, उसका दल बल, डॉक्टर वालिया और सुनील खितान अपार्टमेंट्स की 5वीं मंजिल पर शंकरलाल महाजन उर्फ शिव हरि जालान के फ्लैट में डीप फ्रीज के सामने मौजूद थे। चेतन चांदने ने वहां आने में अपनी असमर्थता दिखाई थी क्योंकि उसकी कहीं और बड़ी जरूरी पूर्व निर्धारित अपॉइंटमेंट थी। प्रभुदयाल सुनील को या उसकी बातों को कोई भाव देने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने उसके साथ होने की कोई मामूली सी भी जिद नहीं की थी। न सुनील ने कोई जोर दिया था कि चांदना को उनके साथ रहना ही चाहिए था। तो प्रभुदयाल सुनील को घूरता हुआ बोला, तुम्हारा दावा है कि कत्ल के बाद लाश इस डीप फ्रीज में बंद करके रखी गई थी? हाँ, सुनील बोला। डीप फ्रीज के साइज पर गौर करो। भीतर कोई और सामान ना हो तो इसमें लाश बड़ी आसानी से समा सकती है। हम्म। प्रभुदयाल साथ आए मातहत सब इंस्पेक्टर बंसल की तरफ घूमा। खोलो। बंसल ने डीप फ्रीज का ढक्कन उठाया। सबने गर्दनें निकालकर भीतर झांका और डीप फ्रीज की जहर लंबाई चौड़ाई गहराई का जायजा लिया। महज इसका साइज, प्रभुदयाल बोला, और इसकी मौका वारदात के पास मौजूदगी इस बात का सबूत नहीं है कि इसमें लाश रखी गई थी। दूसरे, ये सामान से लबालब भरा हुआ है। मेरे ख्याल से सारा सामान निकाल कर बाहर रखने के लिए ही आधा पौना घंटा दरकार होगा। तब सुनील बोला, जबकि सामान एहतियात से निकालना हो और बातरतीब बाहिफाजत बाहर रखना हो। सामान को आनन फानन खाली बाहर डंप करना हो तो टाइम लगने का क्या काम। आप इजाजत दें तो मैं इसे 10 मिनट से कम में खाली करके दिखाता हूँ। ये सिर्फ बातें हैं, लफाजी है, जिसे कि सबूत का दर्जा नहीं दिया जा सकता। थोड़ी रियायत बरतो, मैं सबूत भी पेश कर सकता हूँ। क्या रियायत चाहते हो? आइसक्रीम का एक कार्टन हैंडल करने दो। क्या करोगे उसका? जो करूंगा तुम्हारे सामने करूंगा। क्या करोगे? बतौर सबूत पेश करूंगा। कैसे वो सबूत है इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। दो। सुनील ने डीप फ्रीज में हाथ डालकर वहां से आइसक्रीम का 1 किलो का गत्ते का डब्बा, डबल रोटी के आकार का डब्बा डबल रोटी के आकार का डब्बा उठाया। उसने उसे खड़ा करके खोला और किचन की कटलरी स्टैंड से एक चम्मच उठाया। उसने चम्मच को डिब्बे में गहरे धंसाकर उसमें से आइसक्रीम निकाली। जरा इस आइसक्रीम पर गौर करो, वो चम्मच प्रभुदयाल के सामने करता हुआ बोला। क्या गौर करूं? प्रभुदयाल शुष्क स्वर में बोला। इसकी हालत, फिजिकल अपीयरेंस साफ बता रही है कि ये पिघल के फिर जमी है। इसी वजह से इसमें गांठें सी, गिल्टियां सी दिखाई दे रही हैं। जो आइसक्रीम फैक्ट्री से जमी हुई आती है वो एकदम मक्खन की तरह स्मूथ होती है। एक बार पिघल के नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड बन जाने के बाद फिर जमती है तो उसमें कई जगह छोटे छोटे लंप दिखाई देने लगते हैं, जो कि चम्मच पर मौजूद आइसक्रीम के इस नमूने में दिखाई दे रहे हैं। आप भी आइसक्रीम का एक कार्टन डीप फ्रीज में से उठाइए, एक चम्मच पकड़िए और खुद पता कीजिए कि ऐसा है या नहीं। प्रभुदयाल ने वैसा ही किया। कितनी ही देर वो उस बाबत अपनी तसल्ली में लगा रहा। उसकी देखा देखी वो तजुर्बा डॉक्टर वालिया ने भी किया। हम्म। आखिरकार प्रभुदयाल बोला। क्या हूं? सुनील बोला। तुम्हारी बात ठीक हो सकती है। हो सकती है नहीं? प्रभुदयाल ने उत्तर न दिया। उसके चेहरे पर गहन सोच के भाव उभरे। मुझे तो यही लगता है, डॉक्टर बोला, कि आइसक्रीम पिघल कर फिर जमी है। यूं आइसक्रीम का वॉल्यूम श्रिंक कर जाता है और इसी वजह से आइसक्रीम में कहीं कहीं नन्ही नन्ही गांठें बन जाती हैं, जिनकी वजह से आइसक्रीम की नेचुरल स्मूथनेस खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ होना जरूरी नहीं, प्रभुदयाल झुंझलाई स्वर में बोला, कि डीप फ्रीज का सामान इसमें से निकालकर बाहर रखा गया था। ऐसा बिजली गुल होने से भी हो सकता है। इस बात की तस्दीक बड़ी आसानी से हो सकती है कि परसों रात यहाँ की बिजली गुल हुई थी या नहीं। खाली इस फ्लैट की बिजली गुल हुई हो सकती है। फॉल्ट की वजह से? किसी भी वजह से। फॉल्ट अपने आप ठीक नहीं हो जाता।
डीप फ्रीज में कोई खराबी आ गई हो सकती है। ऐसा उपकरण उपकरण कंप्रेशन से चलता है। कंप्रेशन अपने आप बंद हो सकता है और कुछ अरसे बाद अपने आप चालू हो सकता है। हो सकता है, लेकिन ऐसा होने पर डीप फ्रीज में आइसक्रीम नहीं पिघल सकती। क्यों? क्योंकि डीप फ्रीज सील्ड यूनिट होता है। कंप्रेसर बंद हो जाने के बाद भी जो ठंडक रेफ्रिजरेशन भीतर पैदा हो चुकी होती है, वो एकाएक चुटकियों में हवा नहीं हो सकती। डीप फ्रीज को ऑफ कर दिया जाए लेकिन ढक्कन न खोला जाए तो भी इसमें एक लंबे अरसे तक रेफ्रिजरेशन वाली ठंडक बनी रह सकती है। यूं आइसक्रीम में कोई फर्क आएगा तो एक लंबे अरसे के बाद आएगा, जो कि इतना ही होगा कि आइसक्रीम की सॉलिड ब्रिक जरा सॉफ्ट हो जाएगी। वो पिघलकर लस्सी नहीं बन जाने वाली। यूं आइसक्रीम में कोई फर्क आएगा तो एक लंबे अरसे के बाद आएगा, जो कि इतना ही होगा कि आइसक्रीम की सॉलिड ब्रिक जरा सॉफ्ट हो जाएगी। वो पिघल के लस्सी नहीं बन जाने वाली। अलबत्ता आइसक्रीम के डीप फ्रीज से बाहर रूम टेम्परेचर में पड़े रहने पर ऐसा एक आध घंटे में ही हो सकता है। आइसक्रीम डीप फ्रीज में पड़ी पड़ी बाद में पिघली होगी। बाद में कब? वारदात की खबर लगने के बाद। कल वारदात की खबर लगने के बाद, पुलिस के मौका वारदात पर पहुंचने के बाद, जब मैं यहां भी पहुंचा था, तो सब इंस्पेक्टर बंसल समेत मेरे साथ कई पुलिस वाले थे। हो सकता है तब किसी ने डीप फ्रीज का ढक्कन उठाया हो, तो बंद करते वक्त वो ठीक से बंद ना हुआ हो। बाहर की गर्म हवा उसमें दाखिल होती रही हो और भीतर पड़ी तमाम आइसक्रीम पिघल गई हो। बाद में, बहुत बाद में किसी को ढक्कन उठा हुआ दिखा हो और उसने ठीक से बंद कर दिया हो और आइसक्रीम फिर जम गई हो। कृपा निधान। लगता है मेरी बात को नाकबूल करने के लिए, उसे गलत गलत करार देने के लिए आप कुछ भी कहने करने को तैयार हैं। आप मेरे इतने खिलाफ हैं कि मैं जो भी कहूं उसे कबूल करने में आपकी ये टोपी उतरती है। नॉनसेंस। लेकिन बात आइसक्रीम पर, उसकी हालत पर खत्म होने वाली नहीं। ये ना भूलिए कि असल में आप डीप फ्रीज का खून के धब्बों के लिए मुआयना करने आए हैं। ये सुनिश्चित करने आए हैं कि अगर इसमें लाश रखी गई थी, तो उसमें से खून इसमें कहीं टपका था या नहीं। ऐसा डीप फ्रीज को खाली किए बिना क्यों कर होगा? तुम मुझे मेरा धंधा सिखाने की कोशिश कर रहे हो? अरे नहीं माई बाप, खाली याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी यहाँ आमद का मिशन क्या है। मुझे अपना मिशन याद है। दैट्स वेरी गुड। प्रभुदयाल के आदेश पर उसके मातहतों ने डीप फ्रीज खाली करना शुरू किया। उस काम को अंजाम देने में 3 जने लगे और काम मुकम्मल होने में 5 मिनट से भी कम समय लगा। प्रभुदयाल ने भीतर झांका। उसके दाएं-बाएं से डॉक्टर वालिया और सुनील भीतर झांका। वो, सुनील एकाएक डीप फ्रीज के फर्श पर एक जगह इशारा करता बोला, उधर क्या है? कुछ नहीं है, प्रभुदयाल भुनभुनाया। टोमेटो जूस लीक कर गया जान पड़ता है। डीप फ्रीज में जूस भी जम जाता है, डॉक्टर धीरे से बोला। वो लीक नहीं कर सकता। तो तो ये क्या है? हैरानी है, एक पुलिस ऑफिसर होते हुए भी आप नहीं पहचानते ये क्या है? खून है। यकीनन खून है। प्रभुदयाल सीधा हुआ और सुनील की तरफ घूमा। तुम बोलो, वो बोला। खून है। सुनील विश्वासपूर्ण स्वर में बोला। तुम्हें कैसे मालूम था कि इस डीप फ्रीज में इसके फर्श पर खून टपका था? नहीं मालूम था, लेकिन कत्ल की जो थ्योरी मैंने आपके हेडक्वार्टर पर आपके ऑफिस में बयान की थी, उसके रूम में डीप फ्रीज में खून टपका होने की पूरी पूरी संभावना थी। हम्म। अब यह बात निर्विवाद रूप से स्थापित है कि कत्ल के बाद लाश को इस डीप फ्रीज में बंद किया गया था। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना इतनी बारीक बात कहाँ मेरी समझ में आने वाली थी। आप तो माई बाप आप हैं। कहाँ ऐसा मुमकिन है कि कोई बात आपकी समझ में ना आए? आपने इसी विश्वास के तहत अपने इसी विश्वास के तहत मैं यकीन से कहता हूं कि आपको यह भी सूझा होगा कि किसी कार्टन पर, किसी पैकेट पर, किसी कैन वगैरह पर, किसी बोतल पर, वगैरह वगैरह पर कोई खून का धब्बा हो सकता है। सच पूछें तो आखिर में डीप फ्रीज में से निकाले गए फ्रोजन वेजिटेबल्स के उस परे पड़े पैकेट पर तो ऐसा एक धब्बा मुझे साफ दिखाई दे रहा है, और धब्बे से भी साफ मुझे उसमें बना अंगूठे का निशान दिखाई दे रहा है।
जैसे मैं नहीं समझता कि आपके फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को वहाँ से उठाने में दिक्कत होगी और फिर ये पता लगाने में कोई दिक्कत होगी कि वो अंगूठे का निशान केस से ताल्लुक रखते लोगों में से किसके फिंगरप्रिंट से मिलता है। प्रभुदयाल सक बकाया। उसने फौरन उस पैकेट को महफूज किए जाने का हुक्म दिया। अब आपको ये कबूल करने में सुनील आगे बढ़ा, कोई ग्रेज नहीं होना चाहिए कि लाश को बाद में, बहुत बाद में उस जगह पर ट्रांसफर किया गया था जहां की वो पाई गई थी। इतने अरसे में डीप फ्रीज और नो डीप फ्रीज, खून वैसे ही जम जाता है। इसलिए खून का कोई टेल टेल साइन आपको चांदना के फ्लैट की वॉल कैबिनेट के कबर्ड में नहीं मिलने वाला। ना ही फर्श पर बिछे कारपेट पर उस जगह से कोई खून का धब्बा बरामद होने वाला है जहां की लाश आकर गिरी थी। ये अपने आप में सबूत है कि कत्ल वहां नहीं हुआ था जहां लाश पाई गई थी। कत्ल वहां हुआ होता तो जैसे डीप फ्रीज में खून टपका, वैसे वहां भी कहीं टपका तो होता। कृपा निधान, आप खुद सर्वज्ञ न होते तो मैं ये भी कहता कि जिसने लाश को डीप फ्रीज में स्टोर किया, उसने डीप फ्रीज की तमाम आइटमों को दो बार, एक बार निकालते वक्त और एक बार वापस रखते वक्त हैंडल किया। और जिस शख्स से उस खून के धब्बे में फिंगरप्रिंट्स छोड़ने की कोताही हो सकती है, उससे ये उम्मीद भी की जा सकती है कि उसने ये काम बिना इस बाबत कोई सावधानी बरते किया होगा कि यहाँ कहीं किसी आइटम पर उसके फिंगरप्रिंट्स न छूटे। ऐसा उसकी इस खुशफहमी की वजह से हो सकता है कि कत्ल के वक्त के हेर फेर में डीप फ्रीज के इस्तेमाल के जो ब्रिलियंट आइडिया उसे सूझा, वो और किसी को नहीं सूझने वाला था। बाकी आप खुद विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, राजनगर पुलिस की शान है, यानी कि महान है। शट अप। प्रभुदयाल गुस्से से बोला। यस सर, राइट अवे सर। आउट। जी, आउट, आउट। आई वांट यू आउट ऑफ दिस प्लेस। आप सिर्फ मुझे आउट करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब को नहीं। डॉक्टर साहब पुलिस के हैं, ब्लड की, उसके ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए इनकी यहाँ जरूरत है। पुलिस के अमले की यहाँ जरूरत है, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं। लेकिन नतीजा तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। नतीजा माकूल हुआ तो बधाई बटोरने का मौका भी तुम्हें दिया जाएगा। नाउ कम ऑन, स्टेप ऑन इट। ऑल राइट सर, थैंक यू फॉर नथिंग। बड़े संतोषपूर्ण ढंग से मुस्कुराता सुनील वहां से बाहर निकल गया। अगला दृश्य। सुनील यूथ क्लब पहुंचा। रमाकांत अपने ऑफिस में मौजूद था। आओ प्यारे हो, उसे देखकर वो बोला। क्या बात है, चमक रहे हो, दमक रहे हो। गुड न्यूज है। उसके सामने एक विजिटर चेयर पर ढेर होता सुनील बोला। गुड न्यूज है तो ठंड रख, बताने से पहले मेरे को भूजने दे। ओके। तेरी नौकरी छूट गई? रमाकांत आशापूर्ण स्वर में बोला। व्हाट द हेल? सुनील झुंझुलाया। लानत है तुम्हारे बूझने पर, सारा मूड खराब कर दिया। अब फिक्रा ना कर मां सबके, यहाँ मूड सुधारने का भी पूरा इंतजाम है। यहाँ बिगड़े मूड तसल्ली बख्श तरीके से सुधारे जाते हैं। दो बड़े मूड सुधारने वाले दो बड़े सॉरी, दो बड़े मूड सुधरवाने पर एक छोटे मूड की मरम्मत फ्री। सेटिस्फैक्टरी सर्विस गारंटीड। ऑल क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्टेड। फ्री होम सर्विस। 7 days ओपन। सुनील हंसा। अब बोल, अब पैग पैग खेलेगा या अभी भी नखरे करेगा? खेलूंगा। मन से बोझ उतर गया। कामयाबी का नशा हावी हो गया। उसको दोबारा करने के लिए जी भर के खेलूंगा। जिन्ना मर्जी बाला कर काका बल्ली, गोली की दी ते कहने की थे, मैं ड्रिंक्स मंगाता हूँ। पहले गुड न्यूज तो सुन। सुनूंगा ना, चीयर्स के साथ सुनूंगा। वैसे जो गुड न्यूज है वो तेरी शक्ल पर लिखी है। अच्छा। हाँ, जलान का कत्ल का केस हल हो गया। कैसे जाना? तेरी शक्ल से जाना, और कैसे जाना? कमाल है। तो कमलिया दाई से पेट छुपा सकता है कोई? ठीक। रमाकांत ने फोन पर ड्रिंक्स का ऑर्डर दिया।
काका बल्ली, तेरी उम्र हो गई है। तू मेरे जैसा नौजवान होता तो क्या कहने। तो मैं तेरे को बताता कि आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में मौज की मिसाल क्या होती है। क्या होती है? लेग पैग ते मारुति। यूं तो माशूक मोबाइल मोटरसाइकिल भी कह सकते हैं। तेरा मतलब 3M? हाँ। तो फिर माशूक मोबाइल माल, क्योंकि तीसरे एम में मॉल में मारुति मर्सिडीज मोटरसाइकिल सब शामिल है। ये भी ठीक है। जमा तीन सप्लीमेंट्री एम तेरे बड़े पापा जी की तरफ से। वो क्या? मसाला मूवी, मुर्ग मलाई, मल्लिका शेरावत। सुनील जोर से हंसा। हंसा ही कंजर। तभी वेटर ड्रिंक्स की ट्रे के साथ वहां पहुंचा और उन्हें ड्रिंक्स सर्व करके रुखसत हो गया। दोनों ने अपना पसंदीदा चीयर्स बोला। यारा नाल बहारा, मेले मित्रा दे, जब तक जीते रहें तब तक पीते रहें, जब तक पीते रहें तब तक जीते रहें। अब बोल, क्या गुड न्यूज है? सुनील ने सविस्तार बताया। बल्ले भाई। वो चुप हुआ तो रमाकांत बोला, सूझा कैसे इतना इनकलाबी नुक्ता? सूझा क्या, दिमाग में खलल आया। खुराफात आई जिसको बुनियाद बनाकर तुक्का भिड़ाया जो चल गया। अंधेरे में तीर छोड़ा जो निशाने पर जा बैठा। जुआ खेला जिसमें पत्ता कमजोर होते हुए भी न पिटा। बल्ले भाई तेरियां करामाता। रमाकांत, गौरतलब बात यह है कि मुझे अदिति अटवाल झूठ बोलती जान पड़ती थी। कई झूठ उसके पकड़े भी गए थे, जिनमें से अहम झूठ ये था कि कल सुबह 9 बजे के निर्धारित टाइम से बहुत पहले वो खेतान अपार्टमेंट्स पहुंची हुई थी और मेरे वहां पहुंचने से पहले चांदना के फ्लैट पर टंगी मेरे नाम की चिट्ठी पढ़ चुकी थी और खुले फ्लैट के भीतर दाखिला पा चुकी थी। फिर याद करो, उसके भाई ने यहीं तुम्हारे सामने उसकी कैसी नेगेटिव छवि उकेरी थी। उसे स्कीमिंग, मैनिपुलेटिंग, हजरती, करतबी, शरारती और पता नहीं क्या क्या कहा था। फिर भी जो प्रत्यक्ष था उसके खिलाफ मेरा दिल कहता था कि वो लाश के कबर्ड में से एकाएक बाहर आ गिरने के बाबत सच बोलती हो सकती है। वो लाश पहले ही 8:40 पर ही फर्श फर्श पर गिरी बरामद नहीं कर चुकी थी और लाश के धम से गिरने की फर्जी आवाज उसने खुद जोर से फर्श पर कूद कर पैदा नहीं की थी। उसकी चीख जो मैंने फ्लैट के बाहर खड़े सुनी थी, जेन्युइन थी और साबित करती थी कि अपनी तलाशी के अभियान के तहत उसने तभी लाश बरामद की थी। ठीक। पोस्टमार्टम लिविडिटी नाम की प्रक्रिया से लाश में पैदा होने वाले खराश के लाल निशान लाश की गर्दन से नीचे पीठ पर शोल्डर ब्लेड्स के बीच में पाए गए थे, जिनसे स्थापित होता था कि कत्ल के बाद लाश पीठ के बल पड़ी रही। लेकिन अदिति के बयान के मुताबिक अगर लाश का मुकाम कबर्ड था तो ऐसा मुमकिन नहीं था। इसका साफ मतलब था कि लाश को मूव किया गया था, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया था। यहाँ अहम सवाल ये पैदा होता है कि कोई ऐसा क्यों करेगा? लख दमड़े दा सवाल है मालको। सहज और सरल जवाब यह है कि कोई नहीं चाहता था कि लाश वहां पाई जाती जहां की वो कत्ल के बाद पीठ के बल गिरी थी और इतना काफी अरसा वैसे ही पड़ी रही थी कि पोस्टमार्टम लिविडिटी के लक्षण पीठ में वैसे पैदा हो गए थे जैसे कि बाद में नोट किए गए। इसका मतलब ये था कि किसी की, जाहिर है कि कातिल की, एडवांटेज इस बात में थी कि जिस जगह पर कत्ल हुआ था लाश उससे जुदा किसी जगह पर पाई जाती। जुदा जगह? चांदना का फ्लैट, ड्राइंग रूम की वॉल कैबिनेट का कबर्ड? हाँ, जहाँ की लाश सिर्फ अंडरवियर बनियान में पाई गई थी। लेकिन चांदना के फ्लैट से ऐसे जलान के कोई कपड़े बरामद नहीं हुए। इसका मतलब है कि जालान का कत्ल उसके अपने फ्लैट में हुआ था। खामखा। बाज लोगों की आदत होती है नॉर्मल कपड़े उतार कर सोने की। मैंने जालान के फ्लैट में उसके बेडरूम में एक कुर्सी की पीठ पर एक ड्रेसिंग गाउन पड़ा देखा था, जो कि बावक्ते जरूरत अंडरवियर बनियान के ऊपर पहन लिया जाता तो देखने वाले को ना मालूम पड़ता कि वो उसके नीचे मुनासिब पोशाक में नहीं था।
तेरा मतलब है उसकी कोई पेशा तेरा मतलब है उसकी कोई पोशाक कत्ल के बाद उसके जिस्म से उतार कर गायब नहीं की गई थी? वो पहले ही अंडरवियर बनियान में था? हाँ। उसने कातिल को दरवाजा अंडरवियर बनियान में खोला? कातिल अगर मर्द हो, नावाकिफ हो, तो ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं। दूसरे, वो सोते से उठा था। उसे नींद की खुमारी में कुर्सी पर से उठाकर ड्रेसिंग गाउन पहनने का ख्याल नहीं आया होगा। सोते से उठा बोला? हाँ। जबकि पहले तू अपने बड़े पापा जी को यह भी बता चुका है कि उसकी बेड की चादर सिलवटो रहित थी, जो बताती थी कि हाल में किसी ने उस पर आराम नहीं फरमाया था। बेड की चादर की सिलवटें कत्ल के बाद भी निकाली जा सकती हैं। बेड को कातिल भी यूं दुरुस्त कर सकता है कि लगे कि कत्ल के वक्त तक मकतूल बिस्तर के हवाले नहीं हुआ था। समझ लो ये भी उसकी स्कीम का हिस्सा था कि कत्ल हुआ कभी और हो, और वो लगे कभी और हुआ। समझ लिया मोतियां वाले हो, अब आगे बढ़ो। अब जैसे लाश की हालत ये बताती है कि उसे मूव किया गया, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया, वैसे ही ये भी बताती है कि उसे किसी तंग जगह पर फंसा कर रखा गया। काका बल्ली, कबर्ड भी तंग जगह ही होती है। कबूल, लेकिन कबर्ड वर्टिकल होता है, लंबवत होता है। लाश शुरू से ही कबर्ड में मौजूद रही होती तो पोस्टमार्टम लिविडिटी के लक्षण पीठ पर गर्दन के करीब नहीं, बहुत नीचे कहीं पैदा हुए होते, और बाहें कोहनियों से मुड़कर दोहरी हुई ना पाई जाती। वो बॉडी के पहलुओं में नीचे लटकी होती। आहो यार। लिहाजा ये बात निर्विवाद रूप से स्थापित है कि लाश को मूव किया गया था। जालान के फ्लैट से चांदना के फ्लैट में? हाँ। आगे? ये काम अमृता अटवाल नहीं कर सकती थी, जो कि छुई मुई सी लड़की है। अदिति अटवाल उसके मुकाबले में हट्टी कट्टी है, लेकिन 75 किलो वजन उठाने की कैफियत उसकी भी नहीं जान पड़ती। मुर्दा तो माँ यवा और भी भारी हो जाता है। दूसरे, लाश को मूव करने से उनका कोई भला नहीं होने वाला था। तुम उन दोनों बहनों में से किसी को बतौर कातिल तस्वुर करो तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाश कत्ल के बाद कहाँ पड़ी पाई गई। उनके लिए लाश की बरामदगी की जगह तब्दील करने की सहमत बेईमानी थी। जिस किसी ने लाश को शिफ्ट किया था, उसके पास अपनी उस हरकत का कोई माकूल पुख्ता वजह थी, और वो वजह इसके अलावा और क्या हो सकती है कि वो यूं अपने लिए एलिबाई स्थापित करना चाहता था। कैसे? लाश के नॉर्मल रेट ऑफ कूलिंग में स्वाभाविक तौर पर ठंडी पड़ने की प्रक्रिया में फच्चा डालकर, पहले लाश को डीप फ्रीज में बंद करके और फिर उसे डीप फ्रीज से दूर कहीं शिफ्ट करके। हाँ। प्यारे, चांदना की फर्द से गैर हाजिरी महज आधे घंटे की थी। उसके पास ये करने का टाइम था? मैं इसका जवाब दूसरे तरीके से देता हूं। देखो, जब यह स्थापित है कि लाश को मूव किया गया था, तो किसी ने तो ये काम किया था। कैसे, तो इस काम को अंजाम दिया गया था। काम तो बराबर हुआ था, क्योंकि इसके होने में किसी का खास मकसद था। वो खास मकसद था एक खास वक्त की, रात 12 से 3 बजे तक की एलिबाई घड़ना, ताकि जब कत्ल इस वक्फे में हुआ निर्धारित हो तो उस पर शक न किया जाए। तेरा मतलब है कि कत्ल किसी और वक्त हुआ था, जिसकी कि कातिल के पास एलिबाई नहीं थी? अब आई बात समझ में? बाकी अभी आगे बता आती है, तो आगे बढ़ ना मां सदके। अब कातिल का जो कैरिकेचर जहन में आता है वो ये कहता है कि वो कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो कि 75 किलो वजन उठा सकता हो और उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता हो। वो कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिसे जालान इतना काफी जानता हो कि उसे अंडरवियर बनियान में भी रिसीव कर सकता हो, जिसका ये स्थापित करने में कोई निहित स्वार्थ हो कि जालान का कत्ल उसके सोने के वक्त से पहले हुआ था, इसलिए उसने कत्ल के बाद जालान के बेड को दुरुस्त करने की होशियारी दिखाई हो। अपने इसी अभियान के तहत उसने लाश को डीप फ्रीज में डाला और उसे इतना अरसा वहां बंद रखा कि निकाले जाने के बाद, दूसरी जगह शिफ्ट करने के बाद,
जब लाश बरामद होती तो यूं जबरन नीचे लगाया गया लाश का टेम्परेचर पुलिस के डॉक्टर की संभावित सोच समझ का पुलंदा बांध देता, और वो ये गलत नतीजा दाखिल दफ्तर करता कि कत्ल वाकया होने से कई घंटों पहले पिछली रात को 12 और 3 के बीच किसी वक्त हुआ था। ओह, अब एक और दिलचस्प बात सुनो, जिसकी कि पहले मुझे कोई अहमियत नहीं दिखाई दी। तो केडी, कल सुबह जब मैं जलान के फ्लैट में घुसा था तो मैंने रेडियो को ऑन पाया था। उस पर तब कोई प्रोग्राम रिले नहीं हो रहा था, खाली ओपनिंग ट्रांसमिशन की खड़खड़ की आवाजें आ रही थी। मैंने जब रेडियो का मुआयना किया था तो उस पर रेडियो मशरूम लगा पाया गया था, जो आजकल की नई चली म्यूजिक चैनल है, जिसका ब्रॉडकास्ट शाम 5 से रात 1 बजे तक होता है। उस रेडियो का ऑन होना यह स्थापित करता है कि अपने कत्ल से पहले मकतूल वो चैनल सुन रहा था, लिहाजा कत्ल रात 1 बजे से पहले किसी वक्त हुआ था, और ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मैच करती है। लिहाजा वो रेडियो भी कत्ल के सरकारी टाइम को मजबूती देने का अतिरिक्त जरिया बन गया। रेडियो मकतूल ने ऑन किया। बड़े पापा जी, कहाँ है ध्यान आपका? अभी तो हम ये स्थापित करके हटे हैं कि कत्ल के वक्त मकतूल सोते से उठा। रेडियो चला के सोता है कोई? वो भी ऐसे चैनल पर चला के सोता है जिस पर कोई ब्रॉडकास्ट ना हो। ट्रांसमिशन खत्म हो जाने के बाद चलता छोड़ के सो गया। ट्रांसमिशन ना हो तो रेडियो में से खड़खड़ की आवाज निकलती है, जो रात के सन्नाटे में डिस्टर्ब करती है। ऐसी खड़खड़ में नींद आती है। तो रेडियो क्यों ऑन था? कातिल ने किया। कत्ल के बाद कातिल ने किया ताकि समझा जाता कि कत्ल वो ब्रॉडकास्ट सुने जाने के वक्त के दौरान, यानी कि रात 1 बजे या उससे पहले हुआ। इसी वजह से उसने फ्लैट की बत्तियां जलाकर छोड़ी। ठीक। जरा इस बात पर भी गौर करो कि अमृता से उसकी मुलाकात रात 1 बजे हुई थी, जबकि पड़ोस की सृष्टि अब्रोल ने भी जलान को दरवाजा खोलकर अमृता को रिसीव करते देखा था, जो कि इस बात का खरा चौकस सबूत है कि जलान 1 बजे तक जिंदा था। ठीक। अब जरा सोचो और सोच कर जवाब दो कि कातिल की जो खसूसियत मैंने बयान की, वो किस पर फिट बैठती है? चेतन चांदना पर? रमाकांत निसंकोच बोला। मेरा मतलब है चेतन चांदना पर। करेक्ट। लेकिन इसमें भी एक फच्चर है। क्या? चांदना के पास कत्ल का कोई उद्देश्य नहीं है। क्यों नहीं है उद्देश्य? वो हजरती कर्तव्य पीढ़ी मास्टर टेप की फिराक में होगा। उसे काबू करके उसके दम पर ब्लैकमेलर की जगह लेने की फिराक में होगा। मास्टर टेप हथियाने के लिए चांदना ने जालान का कत्ल किया। आहो, लेकिन जालान के कत्ल से तो ब्लैकमेल की बुनियाद ही खिसक जाती। क्यों भला? मास्टर टेप है ना शिकार की करतूत का सबूत। मास्टर टेप कुछ साबित नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई भी टेप अपने आप में सबूत नहीं होता। जो कुछ टेप में कहा गया हो उसकी पुष्टि किन्हीं अतिरिक्त सबूतों से होती हो, जिसे कि corroborating एविडेंस कहते हैं, तो टेप किसी काम का होता, वरना कूड़ेदान के हवाले करने के काबिल होता। टेप कोर्ट में पेश होता, जालान हल्फिया बयान देता कि उसमें दर्ज आवाज सुदर्शन अटवाल की थी, तो तभी वो अटवाल के खिलाफ सबूत बन पाता, वरना नहीं। जालान के मर जाने से तो जैसे काटने वाली भिंड का डंक निकल गया। टेप पर दर्ज डायलॉग में जो दो बंदे शरीक थे, वो दोनों तो मर गए। चांदना कैसे साबित करता कि आवाजें जलान और अटवाल की थी? ऊपर से तो कहता है कि वो टेप टुकड़े जोड़ जोड़ कर बनाया गया था। एग्जैक्टली exactly। ये नहीं हो सकता कि चांदना जैसी चलती रकम ये बात ना समझती हो कि जालान की मौत की सूरत में वो टेप उसके लिए, किसी के लिए भी, किसी काम का नहीं था। ऊपर से कोड में खाज ये कि जो शख्स ब्लैकमेल का निशाना था, वो भी इस दुनिया में न रहा। कत्ल जैसे गंभीर अपराध का भागी बनकर टेप हथियाने के बाद कैसे वो उसे अपने हक में कैश करा सकता था? रमाकांत, उसका कोई आर्थिक लाभ मुमकिन था तो बिचौलिए के रोल में ही मुमकिन था, कातिल के रोल में नहीं। दम तो है तेरी बात में। अब मर्डर वेपन को याद करो, जो कि एक खास शिनाख्त वाला स्पिक है।
वो आइस पिक क्यों कर चांदना के हाथ लगा? कैसे उसने उसके लिए अटवाल्स के हाउस होल्ड में सेंध लगाई? कैसे जाना कि वो वहां कहाँ पाया जाता था? उसने बतौर मर्डर वेपन आइस पिक को चुना ही क्यों? ताकि उसके जरिए अटवाल फैमिली के किसी मेंबर पर कातिल होने का शक जाता। उस पर फैमिली का या किसी फैमिली मेंबर का नाम गुदा हुआ था। वो खास आइस पिक बराबर था, लेकिन कारखाने में वैसे आइस पिक तीन ही तो नहीं बने होंगे। कहाँ, मास प्रोडक्शन की आइटम है। फिर उसने लाश को अपने ही फ्लैट में छुपाने की हिमाकत क्यों की? तुम कहोगे ताकि अदिति फंसती। जवाब है, अदिति ने जो दिलेरी दिखाई, जो खुराफात की, वो ना करती तो क्या होता? तो गुनाह बेलज्जत होता। तो चांदना ने खामखा अपने पर फोकस बनाकर जहालत दिखाई होती। ठीक। वो लाश को डीप फ्रीज से निकालता और वहीं जालान के फ्लैट में ही कहीं डाल देता, तो उसे क्या फर्क पड़ता? फिर मास्टर टेप भला क्यों वो अपने हाथ से निकल जाने देता? तुम्हारी राय में उस टेप को कब्जाना ही तो उस कत्ल का उद्देश्य था? काका बल्ली, चल मैंने मान ली तेरी हर बात, लेकिन तू तो चांदना को बरी किए दे रहा है, जिसे तूने इतनी शिद्दत से कातिल। तभी सुनील के मोबाइल की घंटी बजी। अर्जुन का फोन होगा। सुनील जेब से बाहर फोन बाहर निकालता बोला, मैं उसे हेडक्वार्टर में तैनात करके आया था। उसने कॉल रिसीव की, जो कि अर्जुन की ही थी। उसने कुछ क्षण फोन सुना, फिर उसे बंद करके वापस अपनी जेब के हवाले किया और फिर रमाकांत की ओर देखकर हंसा। क्यों हंस रहा है? रमाकांत उसे घूरता हुआ बोला। लगता फोन अर्जुन का नहीं, एंजेलिना जोली का था। अर्जुन का ही था, सुनील बोला। कहता है डीप फ्रीज में टपके खून के लेबोरेटरी टेस्ट से पता चला है कि वो इंसानी खून था, एबी ग्रुप का, जो कि मकतूल एसएच जलान का ब्लड ग्रुप है। बढ़िया। फ्रोजन वेजिटेबल्स के एक पैकेट पर जो खून का धब्बा मिला था, वो भी उसी ब्लड ग्रुप का है। और उस धब्बे में बने अंगूठे के निशान की शिनाख्त हो गई। रमाकांत उतावले स्वर में बोला, चेतन चाणक्य के घोड़े का निकला है? नहीं, नहीं हुई है। क्या वो चाणक्य का नहीं है? नहीं है। और केस से ताल्लुक रखते और उपलब्ध किसी शख्स का भी नहीं है। पुलिस तस्दीक कर चुकी है कि वो न अमृता अटवाल का है, न अदिति अटवाल का है, न सुदर्शन अटवाल का है, न जतिन कपूर का है। लेकिन चेतन चाणना का क्यों नहीं है? अब नहीं है तो नहीं है। जो हकीकत है उसे कैसे झुटलाया जा सकता है? इसका मतलब तो ये हुआ कि चाणना कातिल नहीं है। कितने सयाने, कितने समझदार है हमारे बड़े पापा जी। क्या मतलब है भाई तेरा? अब तू मेरे को भी पुड़िया देगा? सुनील हंसा। क्या माजरा है? सोचो। मैंने नहीं सोचना। सोचने से नशा नहीं होता। तू बता क्या माजरा है? माजरा समझना इतना मुश्किल तो नहीं। खाली हमने ऐसे शख्स का तसव्वुर करना है जो कातिल वाली सारी कंडीशन पूरी करता हो। है तो सही ऐसा शख्स, चेतन चाणना। तुम्हें तो लगता है नशा अभी हो भी गया। और नहीं यार। ठीक है, चेतन चाणना, चेतन चाणना। डीप फ्रीज से बरामद अंगूठे के निशान से उसके अंगूठे का निशान तो नहीं मिलता। शिनाख्त में कोई गलती हुई? नहीं। तो किसी दूसरे ऐसे शख्स की बाबत सोचो जिसके पास कत्ल के प्रोजेक्टेड वक्त की, आधी रात के बाद की एलिबाई थी, लेकिन कत्ल के एक्चुअल वक्त की, जो कि अब साफ जाहिर है कि भोर से पहले का था, सुबह 5 बजे के करीब का था, एलिबाई नहीं थी। जो इतना मजबूत बना हुआ था कि जालान का मुर्दा जिस्म को सहूलियत से उठा सकता था, उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता था। जो टेम्परेचर लॉस की बारीकियों को समझता था और जानता था कि वो फैक्टर पोस्टमार्टम सर्जन द्वारा कत्ल का संभावित वक्त निर्धारित करने के काम आता है। जिसके अटवाल हाउस होल्ड में उपलब्ध विशेष आइस पिक तक जिसकी अटवाल हाउस होल्ड में उपलब्ध विशेष आइस पिक तक पहुंच थी, जिसके पास कत्ल का कोई उद्देश्य था,
जो बजरिया गवाह रात के 12 और 3 के बीच अपनी मौजूदगी मौका वारदात से बहुत दूर कहीं साबित कर सकता था, जिसकी बाबत कोई नहीं जानता था कि कत्ल के एक्चुअल टाइम के आसपास वो कहाँ था। जिसका कत्ल का इरादा एकाएक बना था, इसलिए वो आइस पिक से बेहतर किसी आला कत्ल का इंतजाम नहीं कर सका था, जिसकी बजाते खुद माली हैसियत सिफर थी, लेकिन जो एक अति संपन्न बाप का होने की वजह से उसकी मौत के बाद विरसे में अपनी जाति हैसियत में साहिब जायदाद बन सकता था। ओए 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 ओए, जानता है तू क्या कह रहा है? रमाकांत उत्तेजित स्वर में बोला। तू तो साफ साफ शैलेश अटवाल की तरफ इशारा कर रहा है। इशारा नहीं कर रहा हूं, उसके सिर पर फांसी का फंदा लहरा रहा हूं। वो कातिल है और कोई हो ही नहीं सकता। हर बात उस पर फिट बैठती है। वही आधी रात को घर लौटा। उसने आधा घंटा अपने पिता से बात की, जिसके दौरान उसे टेप की और उसके जरिए अपने पिता को ब्लैकमेल किए जाने की स्टोरी की वाकफियत हुई। मर्डर वेपन तक, आइस पिक तक उसकी पहुंच स्वाभाविक थी, क्योंकि वो उसी घर का वासी था और वहां की हर बात से, हर चीज से वाकिफ था। रात की उस घड़ी उससे बेहतर, ज्यादा कारआमद हथियार क्योंकि उपलब्ध नहीं था, इसलिए उसने उसी को काबू में किया। जतिन कपूर की सूरत में उसे एक उम्दा गवाह उपलब्ध था जो ये स्थापित करता कि रात को कत्ल के संभावित वक्त के आसपास वो मौका वारदात से बहुत दूर कूपर रोड पर था। वो दोनों घर के आदमी थे, दोनों एक दूसरे के गवाह थे। दोनों को, जतिन कपूर को बाजरिया अमृता, जिससे वो शादी करने वाला था, विरसे के जरिए भारी माली फायदा पहुंचने वाला था। दोनों को असल सिचुएशन की, प्रॉब्लम की, जतिन कपूर को तेरे जरिए और शैलेश अटवाल को अपने बापू के जरिए वाकफियत थी। तो फिर कातिल होने का सेहरा शैलेश अटवाल के सर किस लिए? कातिल जतिन कपूर क्यों नहीं? तुम ये सवाल इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम जतिन कपूर से मिले नहीं हो, तुमने उसे देखा नहीं है। वो औरतों जैसा नाजुक फूंक से उड़ने वाला आदमी है। चालान की लाश को ढोना उसके बस का काम नहीं। ओह, दूसरे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो कि डेस्क जॉब है, जिसे बॉडी टेम्परेचर लॉस की बारीकियों का ज्ञान होना मुमकिन नहीं लगता। इसके विपरीत शैलेश अटवाल बायोकेमिस्ट है। ड्राई आइस के जरिए -0 डिग्री टेम्परेचर पर तजुर्बात करना जिसका काम है, कारोबार है, जिसके सदके वो इस तथ्य से वाकिफ हो सकता है कि बजर या रेफ्रिजरेशन अगर लाश का टेम्परेचर लो कर दिया जाए तो बरामदगी पर उसके कत्ल के वक्त की बाबत ऐसे गलत नतीजे निकाले जा सकते हैं जो कि इसके हक में करामत हो। बल्ले भाई, वो परसों रात एकाएक घर पहुंचा जबकि घर में कोई नहीं था। उसके अपने पिता से निर्विघ्न लंबी बातचीत हुई, जिसके सदके उसने असल सिचुएशन को जाना, समझा और ये भी जाना कि पिता ब्लैकमेल होने को तैयार था। लिहाजा 60 लाख रुपया तो अगले रोज ही पिता की अंटी से निकल जाता और आगे भी ब्लैकमेल का सिलसिला पता नहीं कब तक चलता। आगे संयोगवश जतिन कपूर उसका गवाह बन गया कि रात पौने 2 बजे तक वो कोठी में मौजूद था। रात सवा 2 बजे का सोया, सुबह 10 बजे वो उठा। इस बात को साबित करने वाला या चैलेंज करने वाला कोई नहीं। किसी ने उसे गेस्ट बेडरूम में मुतवातर सोया पड़ा न देखा, इसलिए कोई उसके वहां सोया पड़ा होने के दावे को नहीं झुठला सकता। कोई नहीं कह सकता था कि रात को किसी घड़ी, किसी वक्फे के लिए वो वहां से गायब था। लिहाजा सुबह 4 सवा 4 बजे वो चुपचाप उठा, आइस पिक से लैस कोठी से निकला, विनायक नगर खेतान अपार्टमेंट पहुंचा और वहां जालान के फ्लैट में पहुंचकर आइस पिक से उसने जालान का कत्ल कर दिया। फिर उसने डीप फ्रीज का तमाम सामान बाहर ढेर किया बाहर ढेर करके उसे खाली किया और लाश उसमें बंद की। आइंदा 30 घंटे उसने क- आइंदा 3 घंटे उसने कहीं गुजारे और फिर वापस पहुंचा। डीप फ्रीज में से लाश निकालकर उसका बाहर पड़ा सारा सामान वापस डीप फ्रीज में रखा और लाश को चांदना के फ्लैट में ले जाकर ड्राइंग रूम की वॉल कैबिनेट के कबर्ड में छुपा दिया। उसे अपनी बड़ी बहन की और मेरी चांदना से 9 बजे की अपॉइंटमेंट की बाजरिया अपने पिता खबर थी,
इसलिए जानता था कि वो लाश बरामद हो जाने वाली थी। उसे क्या पता था कि उसे क्या पता था कि चांदना का फ्लैट अनलॉक था? क्या प्रॉब्लम थी पता होने में? उसे मालूम था उसी फ्लोर पर चांदना का फ्लैट था, जिसके दरवाजे पर लिफ्ट से निकलते ही उसकी निगाह पड़ी होगी और दरवाजे पर टंगी चिट्ठी उसे दिखाई दी होगी, जिस लिफाफे के नाप पर बड़े-बड़े अक्षरों में मेरा नाम उसे फासले से भी दिखाई दे गया होगा। उत्सुकतावश उसने चिट्ठी पढ़ी होगी तो तमाम माजरा उसकी समझ में आ गया होगा और हाथ के हाथ उस बात को कैश करने की उस शातिर दिमाग शख्स ने जुगत सोच ली होगी। उसने टेप को काबू में करने की कोशिश न की। उसे नहीं मालूम था टेप कहाँ था। उसकी तलाश में लाश की सोबत में लंबा वक्त जाया करना उसे मुनासिब न लगा होगा। दूसरा, वो पढ़ा लिखा दुनियादार शख्स था, यकीनन जानता था कि जलान और उसके पिता दोनों की मौत की सूरत में टेप की कोई अहमियत नहीं थी। उसने कबर्ड खोला तो लाश वहां रखने के लिए, न कि टेप की तलाश में। दिखाई न दिया? जाहिर है ना दिखाई दिया, लेकिन अदिति को दिखाई दिया, क्योंकि उसका मिशन ही टेप तलाश करना था। दूसरे, वो उसकी वहां मौजूदगी से वाकिफ थी। उसके सामने उसके सामने चांदना ने टेप ले जाकर वहां से नि, उसके सामने चांदना ने टेप ले जाकर वहां से निकाला और बाद में वापस रखा था। तो अदिति ने टेप ले जाकर अपने बापू के तकिए के नीचे छुपाया। खाली ऐसा कहा, बतौर कातिल अटवाल्स पर फोकस बनाने के लिए। ठीक। चांदना के फ्लैट से लौटने के बाद टेप और सुआ वक्ती तौर पर उसने बहन के कमरे की उसकी ड्रेसिंग टेबल में उस जगह को सेफ जानकर छुपाए जहां से टेप जतिन कपूर के हाथ पड़ गया और सुआ पुलिस ने बरामद कर लिया। बहरहाल बात शैलेश अटवाल के घोड़े की हो रही थी। वो घर पहुंचकर सुबह 10 बजे जम्हाइयां लेता अंगड़ाइयां तोड़ता उठा होगा तो किसी को सपने में भी ख्याल नहीं आया होगा कि सोने और जागने के बीच किसी वक्फे में वो घर से गायब था। अब वो कहाँ होगा? मुझे क्या मालूम। उसकी बाबत जो कुछ तूने अभी उचरा, वो तूने इंस्पेक्टर प्रभुदयाल को नहीं बताया? नहीं। क्यों? मैं पुलिस का मुलाजिम नहीं हूं, मेरा काम उसे एजुकेट करना नहीं है। तेरे एजुकेट करने की जरूरत होगी उसे। वो खुद ना समझा होगा कि जब वो अंगूठे का निशान चांदना का नहीं था तो वो कातिल का नहीं था। समझा होगा। जब वो अंगूठे का निशान चांदना का नहीं था तो वो कातिल नहीं था। समझा होगा। फिर अल्टरनेट कैंडिडेट जैसे तेरे भेजे में खड़का वैसे उसकी समझ में नहीं आया होगा। जरूर आया होगा। मुझे इंस्पेक्टर प्रभुदयाल की काबिलियत पर कोई शक नहीं। फिर तो अब तक वो गिरफ्तार हो चुका होगा। हो सकता है। पता करो। कहां से? शाम को उसके पिता का अंतिम संस्कार होने वाला था, जो कि सुनील ने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली। अब तक तो हो चुका होगा और लोग बाग घर लौट आए होंगे। अटवाल्स की कोठी पर फोन लगाओ तो। रमाकांत ने फोन किया। कुछ क्षण बाद वो फोन से फारिग हुआ तो उसने अजीब निगाह से सुनील को देखा। क्या हुआ? सुनील सहज भाव से बोला। तेरे को नहीं पता? नहीं। कैसे होगा? मुझे तो लगता है। अरे अब कुछ बोलो भी। वो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नहीं रुका। ये कह के दुबई का प्लेन चढ़ गया कि दूसरे जहान में पहुंच चुके शख्स के वो किसी काम नहीं आ सकता था। उसे अपने पिता की मौत का अफसोस था, लेकिन अफसोस को प्रदर्शनवाद का जामा पहनाना उसे पसंद नहीं था। बहनों को बड़ी फैंसी बातें बोलकर गया। क्या? बोला मरने वाले के साथ मर जाने का कोई इरादा हो तो शमशान घाट पर हाजिरी भरने का कोई मकसद था। वरना वहां भीड़ करना जा वरना वहां भीड़ करना जाने वाले का जुलूस निकालना था। तौबा। चौथा क्रिया की रस्मों की बाबत बोला कि उनका मकसद जाने वाले को अलविदा कहना बताया जाता था, लेकिन जो जा भी चुका था, जहां पहुंचना था पहुंच भी चुका था, उसे अलविदा कहने का क्या मकसद? रमाकांत एक क्षण ठिठका, फिर मुंह बिगाड़ कर बोला, फिटे मुंह मां ये वेदे, इतना भी खून सफेद ना हो किसी का।
ये खून सफेद होने का केस नहीं है रमाकांत। तो और कौन सा केस है? सर्वाइवल का केस है। उसे भनक लग गई होगी कि जिस शख्स को मैंने बतौर कातिल पेश किया था, वो कातिल नहीं हो सकता था, और अब उसकी जगह कत्ल के इल्जाम में वो गिरफ्तार होने वाला था। लिहाजा वक्त रहते खिसक गया। गिरफ्तार होगा? क्या मालूम। यहां से दुबई गया, आगे कहां से कहां पहुंच गया पता लगते लगते लगेगा। पुलिस की नीयत होगी, मंशा होगी तो एक लंबी कार्रवाई और एक लंबे अरसे के बाद हो सकता है उसका कोई अता पता पुलिस को मिल जाए। उसके बाद हजारों अड़ंगे एक्स्ट्राडिशन के होंगे। जिस मुल्क में उसका पता पाया गया उसमें उसे भारत में एक्स्ट्राडाइट करने की ट्रीटी होगी। नहीं होगी तो सब टाइम टाइम फिस हो जाएगा। ओए पूतनी दिया, इस सब बखेड़े के लिए तू जिम्मेवार है। अच्छा? कहता है अच्छा? ओए बुरा, बहुत बुरा। ये सब कुछ जो तूने मुझे अब बताया, वक्त रहते पुलिस को बताया, तो क्यों कर वो शैलेश अटवाल का घोड़ा खिसक गया होता? कैसे बताता? प्रभुदयाल ने मुझे मौका ही नहीं दिया, मेरे को अपने करीब टिकने ही ना दिया। यूं आउट 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 बोला, जैसे मैं 10 सेकंड और वहां रुकता तो उसे छूत की बीमारी हो जाती। फिर भी? क्या फिर भी? मेहरबानी क्या? फिर मेहरबानी क्या फेरी वाले से हासिल होती है, जो मेहरबानियों का टोकरा लेकर घर घर गली गली हाँक लगाता फिरता है? मेहरबानी ले लो, फेवर करा लो, मैं फेरी वाला हूँ? सब बकवास है। जरूर तेरी खामोशी का कोई और ही मकसद था। मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूँ। तूने शैलेश अटवाल के फरार होने से, गिरफ्तार होने से कुछ लेना देना नहीं था। तू उस बाबत कबूल कर कि किसी और ही वजह से खामोश रहा। कबूल। वजह बोल। पहले ठेका खोल। रमाकांत ने हड़बड़ा कर उसके अपने भी खाली गिलास की तरफ देखा। बल्ले भाई, वो बोला, तेरे इस रहस्योद्घाटन ने ऐसा समय बांधा कि पता नहीं लगा कि तुम्बा खत्म है। उसने नए ड्रिंक्स तैयार किए। हुन बोल। फिर बोला, क्यों किया ऐसा? मेरे ख्याल से चांदना के घोड़े से खुंदक निकाली। हाँ, लेकिन वो तो ये बात उजागर होते ही छूट गया होगा कि अंगूठे का निशान उसका नहीं था। नहीं छूट गया था, मुझे जाती तौर पर मालूम है। क्यों भला? मैंने जो केस चांदना के खिलाफ खड़ा करके दिखाया था, उससे प्रभुदयाल बहुत आश्वस्त था। वो अपनी इस पुलिसिया ढिठाई पर भी उतर आया था कि वही कातिल था। इसलिए जो बातें उसके हक में जाती थी, उन्हें वो नजरअंदाज करने लगा था। इस बात को कैसे नजरअंदाज कर सकता था कि खून के धब्बे में बना अंगूठे का निशान उसका नहीं था? उसका उसके पास ये जवाब है कि उस सारे षड्यंत्र में कोई तीसरा जना भी शामिल था। नेशनल बैंक की डकैती 3 जनों का काम बताया जाता है। एक जालान था जो कि मर गया, दूसरा मैंने चांदना को ठहराया था और उसकी तरफ मजबूत इशारा किया था। पुलिस यही दावा करेगी कि तीसरा वो शख्स था जिसके अंगूठे का निशान डीप फ्रीज में पाया गया था। ओह, यानी कि चांदना का पुलिसिया कहर का शिकार होना तय है। ज्यादा देर तक नहीं, देर सवेर तो छूट ही जाएगा। कैसे? कब? जब उस शख्स को बतौर पेश करेगा जिससे वो 30,000 रुपए उधार मांग कर लाया था। अभी क्यों नहीं पेश करता? पहले ही क्यों नहीं पेश किया? कोई मजबूरी होगी। क्या? मेरे ख्याल से वो कोई औरत है जिसका किरदार कारोबार ऐसा है कि उसे फोकस में आना नागवार होगा। चांदना उसकी खातिर कुछ अरसा गिरफ्तारी की जहमत इस उम्मीद में उठा लेगा कि आखिरकार पुलिस को अकल आ जाएगी, वो लोग उसकी बेगुनाही पर विश्वास कर लेंगे। ऐसा नहीं होता देखेगा तो वो इस बात की परवाह मजबूरन छोड़ देगा कि उस औरत को अपना नाम फोकस में आना कबूल नहीं था, और फिर उसका नाम ले लेगा। तब पुलिस ने उस औरत को फर्जी सिखाया पढ़ाया गवाह गवाह करार दिया तो मैं अपनी बाई लाइन के साथ ब्लास्ट में असलियत का लंबा लेखा जोखा छपवाऊंगा और पुलिस की ज्यादती पर फोकस बनाऊंगा जिसने असली मुजरिम को फरार हो जाने दिया और बेगुनाह को थामे बैठे रही। ओह, चांदना के खिलाफ पुलिस के पास जो कुछ है
वो उसको हिरासत में लेने के लिए ही काफ़ी हैं, सज़ा दिलाने के लिए काफ़ी नहीं है। केस कोर्ट में लगा तो वहाँ से भी वो इनसफिशिएंट एविडेंस की बिना पर शर्तिया छूटेगा। सालों पहले की डकैती में चांदना की शिरकत साबित करके दिखाना कोई हँसी खेल नहीं है, खास तौर से तब जबकि डकैती का चीफ आर्किटेक्ट जन्नत नशीन हो चुका है। दूसरे पुलिस को 7 जन्म का कोई सुराग नहीं मिलने वाला। जो काम इतने सालों में नहीं हुआ, वो अब भी नहीं होने वाला। पता नहीं तीसरा जोड़ीदार आज की तारीख में जिंदा है भी या नहीं। चांदना पर थर्ड डिग्री आजमाएंगे तो भी हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हाथ आने लायक कुछ होगा तो हाथ आएगा ना। कहने का मतलब यह है कि किसी न किसी तरीके से आखिरकार चांदना का छूट जाना महज वक्त की बात है। लेकिन तू क्यों उसका दुश्मन बन गया? तुझे उससे ऐसी क्या तकलीफ हुई कि एक बेगुनाह के गिर्द गुनाह का ताना बाना बुना और उसे फंसवा दिया? मैंने ऐसा 2 वजह से किया। दोनों बता, शरवण पुत्र बन के। एक तो मैंने उससे खुंदक खाई। साला अपने आप को ऐसे फन्ने खान, ऐसा 30 मार का समझता था कि क्या बताऊं। बात बात पर चैलेंज उछालता था। ऐसे सुपीरियर तरीके से पेश आता था जैसे मेरी कोई औकात ही नहीं। इसलिए तूने उसकी जान सांसत में डालकर अपनी औकात बताई। वक्त ही सांसत में डालकर साथ में उसकी भी औकात बताई। प्रभुदयाल के ऑफिस में जब पहली बार मैंने उसकी तरफ इल्जाम लगाती उंगली उठाई, तो शक्ल देखने वाली थी उसकी। ऐसे तड़फड़ाया था कि पेश चलती तो पहले नहीं तो तब खून कर देता। तेरा? हाँ। मरे माँ ये वाह। खून करना तो बहुत दूर की बात है। मंदा बोल के देखे कोई मेरे यार नु। सुनील हंसा। अब दूसरी वजह बोल। दूसरी वजह ज्यादा गंभीर है। क्या? मैंने एक तजुर्बा किया। कैसा तजुर्बा? ये तजुर्बा किया कि जरा हालात खिलाफ हो जाए तो सच में ही बेगुनाह को गुनहगार साबित किया जा सकता है। ढेर खिलाफ हो जाए तो जो ना हो जाए थोड़ा है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब तुम्हें मालूम होना चाहिए, प्रभुदयाल कब से मेरे पर चैलेंज उछाल रहा है कि बेगुनाह होते हुए वो मुझे कातिल साबित करके दिखाएगा और सजा दिला के दिखाएगा। मेरे हाथ में तो कोई ताकत नहीं, तो मैं बेगुनाह को गुनहगार साबित कर दिखाया। प्रभुदयाल के हाथ में तो बेहताशा ताकत है। ऊपर से पुराना तजुर्बेकार पुलिसिया है। वो तो किसी के पीछे पड़ जाए तो जो ना कर दिखाए वो थोड़ा। डर रहा है? नहीं, डरता तो मैं शैतान से भी नहीं हूं, लेकिन आइंदा के लिए सबक ले रहा हूं। मुझे उसकी धमकी को लाइटली नहीं लेना चाहिए और इस बाबत उसके मंसूबे को कम करके नहीं आंकना चाहिए। यही कह कह कर रिजेक्ट नहीं करते रहना चाहिए कि प्रभुदयाल बहुत ठीक पुलिसिया है जो कोई गलत काम नहीं कर सकता। मुझे चाणना से एक खुंदक हुई, मैंने अस्थाई ही सही गलत काम कर दिखाया। प्रभुदयाल को तो मेरे से 100 खुंदक हैं। वो तो जब अपनी करनी पर आएगा तो जो करेगा परमानेंटली डैमेजिंग करेगा। करके तो दिखाए, आया वड्डा चौधरी। पर मैं चुप बैठा रहूंगा? ऐसी नौबत आई तो पहले मैं ही ऐसा कुछ कर दिखाऊंगा कि वो कुछ करने के काबिल ही नहीं रहेगा। और तेनू धुप लगदी, साडा कलेज सड़े, साडा कलेजा। और कुछ होने दूंगा मैं तुझे? तू परवाह ना कर प्रभु के दयाल की। वैसे मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ इस बात पर कि वो सीरियस है, लेकिन सीरियस है तो वही पछताएगा, तू नहीं। इसे वादा समझ अपने बड़े पापा जी का और थैंक यू टिका। थैंक यू बड़े पापा जी। जिਉਂदा रहे पुत्रा। अब बॉटम अप कर। सुनील ने अपना गिलास खाली किया। रमाकांत ने नए जाम तैयार किए और बड़े जज्बाती अंदाज से जाम से जाम टकराया। सजना नाल सरदारी होंदी, वो बोला। यारा नाल बहारा, सुनील बोला। जिਉਂदा रह। समाप्त। खैर दोस्तों, ये कहानी अच्छी थी। थोड़ी टेक्निकल थी, थोड़ी ट्रिकी थी। मुझे चाणना के ऊपर इसलिए शक नहीं हो रहा था कि अगर किसी भी सूरत में उसे
जालान का कत्ल करना होता या कत्ल करना पड़ता। मुझे नहीं समझ में आता कि उसे उसकी लाश को कहीं बरामद करने देना चाहिए था। जालान नाम के आदमी को कोई नहीं जानता था चांदना के अलावा। तो इसका मतलब है चांदना नहीं हो सकता कातिल उसका। सुनील बिल्कुल सही नतीजे पर निकला। वो शैलेश नहीं किया है कत्ल उसका। चांदना को अगर कत्ल करना पड़ता तो उसे इसकी लाश बरामद नहीं होने देनी चाहिए थी। ना ही देता ही ना, कोई जान भी ना पाता कि वो है भी कि नहीं है, क्योंकि वो सरफेस पर ही नहीं है आदमी। वो तो पहले से ही छुपा हुआ है। ऑलरेडी ना हुआ आदमी है वो। खैर, चलिए, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी कहानी। मिलते हैं किसी अगली कहानी में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।